मल्टीपल रिग्रेशन पे ध्यान रहे, आपका सारा फोकस इस बात पे होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आपने वो समझ लिया तो बाकी चीजें इजी हो जाएंगी। कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर दे आर सेकेंडरी। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द कॉन्सेप्ट, कि कॉन्सेप्ट क्या है ये। तो मल्टीपल रिग्रेशन, मल्टीपल का मतलब हो गया कई सारे वेरिएबल्स हैं। तो मल्टी रिग्रेशन का मतलब मैंने बताया हुआ है कि कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं वेरिएबल्स। मल्टीपल रिग्रेशन इज ए स्टैटिस्टिकल टेक्निक used for analyzing the relationship between a dependent variable and two or more independent variable, also called predictor variable or features. तो क्या है? Between a dependent variable and two or more independent variable. तो दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप्स को बताता है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम प्रेडिक्टर वेरिएबल भी बोलते हैं। कि जो हम एग्जांपल बार बार लेते हैं कि आईक्यू है, आईक्यू का एकेडमिक अचीवमेंट पे क्या फर्क पड़ता है। तो अगर हम इसको घटाते हैं या बढ़ाते हैं आईक्यू को, तो एकेडमिक अचीवमेंट पे क्या चेंजेस आएंगे। यानी आईक्यू पे अगर मुझे ये पता लग जाए तो आईक्यू के चेंज से हम एकेडमिक अचीवमेंट के चेंज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हम इसको प्रिडिक्टर वेरिएबल या फीचर बोलते हैं। क्योंकि अगर आईक्यू में चेंज करें, हमें पता चल गया जिसका आईक्यू अगर 100 है तो उसका स्कोर 80 होगा, जिसका आईक्यू 80 है तो उसका स्कोर 60 होगा। तो इसी तरह से अगर, तो अब ये दो चीजें मुझे पता है। थर्ड अगर मुझे पता करना है कि जिसका 60 होगा तो उसका स्कोर 40 होगा, I can predict that thing. So that is what multiple regression is. इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर आपकी वैल्यू आपको पता है तो डिपेंडेंट के बारे में आप बता सकते हैं। तो डिपेंडेंट इज ए प्रेडिक्टर वेरिएबल, इसलिए इसको हम बोलते हैं। It extends the concepts of simple linear regression, which models the relationship between single independent variable and dependent variable to multiple dimensions. So it extends the concept of simpler linear regression. जो मैंने बताया था linear regression, जो हमने पहले पढ़ा था जब कोरिलेशन कर रहे थे पैरामीट्रिक में, पैरामीट्रिक एंड अनपैरामीट्रिक में। तो linear regression का मतलब ये होता है जो मैंने आपको बताया था कि x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, तो एक लाइन बन जाती है। ठीक है, कि x को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो इधर ये आपका y भी इंक्रीज हो रहा है। तो दैट इज ए लीनियर कोरिलेशन। लेकिन ये क्या करता है, ये उसके बियॉन्ड हो जाता है। तो एक्सटेंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपलर लीनियर कोरिलेशन व्हिच मॉडल्स द रिलेशनशिप बिटवीन सिंगल variable and single independent and dependent variable to multiple dimensions. Now ये जो करता है, ये multiple dimensions के relationship को हमें बताता है, not only linear correlation को। तो here the key concept that and steps involved in multiple linear। अब इसमें कौन कौन से आपके steps होते हैं that we will look into। समझ में आया multiple correlation क्या होता है? घर, पुनीत, तनिका, अमित। यस ठीक। हाँ, मैं इसलिए टाइम इस पे ले रहा हूँ समझाने का, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो कभी नहीं क्लियर होता। हम बीए एमए सबसे पढ़ते चले आ रहे हैं। मैं खुद पढ़ता था तो मुझे नहीं समझ में आता था। तो दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग टाइम। तो अब क्या होता है, गर्व आप कुछ कह रहे हैं? No sir, but sir, I'm just checking कि like sir, अगर गर्मी ज्यादा रहेगी तो बारिश ज्यादा होगी। काइंड ऑफ रिलेशन विद करेक्ट सर मल्टीपल, जो मैं समझा। नहीं, ये लीनियर हो गया। ओके, मल्टीपल ये हो गया कि गर्मी ज्यादा रहेगी, है ना, टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, ह्यूमिड भी ज्यादा रहेगा, और क्या कहते हैं,
मानसून का मंथ होगा, तो ये Okay. 3-4 वेरिएबल्स हो गए ना, तो इसको हम जी। मल्टीपल में रखेंगे। एंड ओनली टेम्परेचर एंड रेन इज द लीनियर, क्योंकि एक एक है। जब हम मल्टीपल की बात करते हैं तो वहां पे कई सारे, ठीक है। यस सर। तो अब बात करते हैं इसमें, एक बताया हुआ है, पता ही है आपको, लेकिन थोड़ा फिर से। तो डिपेंडेंट वेरिएबल, द डिपेंडेंट वेरिएबल y is the variable you want to predict or explain, it is continuous। प्रिडिक्ट हम किसके बारे में करते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में। जैसे इनका एक ऑप्शन इन्होंने बताया कि टेम्परेचर प्लस रेन, तो टेम्परेचर का रेन से रिलेशनशिप है ना। हम मान लेते हैं ये, तो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर इसमें हम कुछ चेंजेस करें तो रेन हो सकती है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया? रेन हो गया। तो डिपेंडेंट वेरिएबल इज द वेरिएबल यू वांट टू प्रेडिक्ट और एक्सप्लेन। तो हम रेन के बारे में प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं, तो दैट इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। इट इज ए कंटिन्यूअस वेरिएबल। कंटिन्यूअस का बता दिया मैंने, कंटिन्यूअस या किस वेरिएबल्स का क्या मतलब होता है। एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीपल रिग्रेशन इन्वॉल्व्स 2 और मोर इंडिपेंडेंट। लीनियर में क्या होता है? वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वन डिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पे क्या है? वन क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल। सपोज 2+ हो सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीपल रिग्रेशन में। तो मल्टीपल रिग्रेशन involves 2 or more independent variable, जैसे x1, x2, xn जितने भी हैं, that are used to predict the explain variations in the dependent variable. These can be continuous, categorical और mix of both। अब continuous, categorical क्या होते हैं बताया हुआ है मैंने, नहीं है तो आपको फिर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट को दोबारा से रिपीट नहीं किया जा सकता है यहाँ पे। तो अब मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जो गर्व ने मुझे बताया कि टेम्परेचर और रेन के बीच में रिलेशनशिप। तो टेम्परेचर और रेन, टेम्परेचर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, रेन हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर टेम्परेचर में चेंज करेंगे तो रेन होगा, तो ये लीनियर रिलेशनशिप है। लेकिन कि टेम्परेचर के साथ में अगर हम ये एक हाइपोथेटिकल लिया है, जैसे आपने बताया, टेम्परेचर के साथ में अगर हम ये देखें कि जो विंड है उसकी स्पीड, विंड स्पीड है ना, ह्यूमिडिटी है ना, ये कैसे रेन को प्रेडिक्ट करते हैं। तो डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक है, ये कई सारे हो गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये सारे मिलके इसको कैसे अफेक्ट करते हैं वो जानना है, तो हमें मल्टीपल रिग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल याद रखना कि मल्टीपल रिग्रेशन में हम क्या करते हैं, ठीक है। मल्टीपल रिग्रेशन मतलब हो गया एक डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड देयर आर मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिनके बेस पे हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को। क्लियर है? यस सर। हाँ, नोट कर लेना या वीडियो देखना, जैसा भी है। अब ये इक्वेशन है, तो इसमें बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब आप न्यूमेरिकल्स करते हैं, करेंगे, या हो सकता है यूजुअली तो अब हम लोग सारे सॉफ्टवेयर ही यूज करते हैं, तो बस मैं बताने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो रिग्रेशन इक्वेशन क्या है? रिग्रेशन इक्वेशन, द मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग इक्वेशन। y is equal to बीटा o बीटा 1 है ना, o2 बीटा 2 x2 है ना, n xn प्लस इसको क्या बोलेंगे, दिस इज समेशन है आई थिंक। तो अब y रिप्रेजेंट द डिपेंडेंट वेरिएबल। y किसको बताता है? ये डिपेंडेंट वेरिएबल को बता रहा है। x1 x2 ये है, xn ये मैंने बात की थी, ये है आपके रिप्रेजेंट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब BO represents the intercepts. Y when all x variables are 0. The value of y when all x variables are 0. तो intercepts यानी कि यहाँ पे दोनों मिलते हैं, तो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया इंटरसेप्ट।
जहाँ पे दोनों के दोनों सारे के सारे वेरिएबल क्या कहते हैं ये x और x2 सब जीरो है, तो ये जीरो है तो ये सारा जीरो हो जाएगा, तो दैट इज द ओनली वैल्यू। तो बीटा 1 बीटा 2 बीटा n आर द रिग्रेशन कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट्स हैं जो फिक्स रहते हैं, इंडिकेटिंग हाउ मच द डिपेंडेंट वेरिएबल चेंजेस फॉर वन यूनिट चेंज इन ईच डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर एक यूनिट का चेंज हर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल में होता है तो कितना चेंज आपका डिपेंडेंट वेरिएबल में होगा, इस चीज को बीटा 1 बीटा 2 बताते हैं। ये अगर सपोज इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 2 3 है ना, इनमें इसमें एक पॉइंट का चेंज होता है इंडिपेंडेंट में, तो हमारा कितना चेंज होगा यहाँ पे, तो कांस्टेंट कितना चेंज आएगा, वो वैल्यू सपोज 0.05 है या 0.4 है जो भी है, तो वो वैल्यू ये होती है। अब उसको अगर कितना चेंज आएगा उसी से अगर हम जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कितना चेंज इसके अंदर आएगा। ठीक, तो eta represent the error term accounting the unexplained variability in the dependent variable। जिस ऐसी वेरिएबिलिटी जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं या हमें नहीं पता वो किस वजह से हो रही है, उसकी वैल्यू ये eta के तौर पे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या कहते हैं फॉर्मूला हो जाता है। तो फॉर्मूला आप याद रख लेना, एग्जाम में अगर आता है लिखने को तो आप लिख सकते हो। कैलकुलेशंस तो वो आप सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं, यूजुअली क्वेश्चंस पेपर के अंदर नहीं आते हैं, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस टी ये सारी चीजें जरूर आती हैं। नाउ assumptions क्या है इसके पीछे, मल्टीपल रिग्रेशन रिलाइज ऑन सेवरल assumptions इंक्लूडिंग द लीनियरिटी, द रिलेशनशिप इज लीनियर यानी लीनियर है, इंडिपेंडेंस ऑफ द एरर है ना, एरर्स और नॉट कोरिलेटेड, कि अगर कोई IV1 IV2 का इनकी कुछ एरर्स हैं तो इंडिपेंडेंट है, इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। होमोसेंडेसिटी कांस्टेंट वेरिएशन ऑफ एरर, अब होता है कि अगर होगा तो कांस्टेंट जो निकालते हैं हम भी मान के चलते हैं कि जो एरर है वो कांस्टेंट है, ये 0.04 है तो उतनी ही है, वो कांस्टेंट रहती है सभी। एंड नॉर्मलिटी ऑफ रेजिडुअल्स, एरर फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और ये भी मान के चलते हैं जो एरर्स हो रही हैं डिफरेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल अनएक्सप्लेन्ड एरर्स हैं वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती हैं, वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यानी जो एरर होगी वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यानी इसको फॉलो करेगी। तो ये इसके एजम्पशंस होते हैं, ये आप जरूर याद कर लेना। रीजन बीइंग सम टाइम इन स्मॉल क्वेश्चंस और समवेयर एल्स आल्सो, नॉट ओनली इन दिस एग्जामिनेशन, तो वहां पे भी आपसे एजम्पशंस भी पूछे जा सकते हैं कि मल्टीपल रिग्रेशन के जो एजम्पशंस हैं वो क्या है। ठीक है, मॉडल ऑफ फिटिंग अगला कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड है। द कोफिशिएंट ऑफ बीटा वैल्यू और एस्टिमेटेड फ्रॉम द डेटा यूजिंग मेथड्स सच एज ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, लीस्ट स्क्वायर मतलब जो सबसे पास का स्क्वायर हम किसी भी वैल्यू का कर लेते हैं, रिग्रेशन व्हिच मिनिमाइजेस द सम ऑफ द स्क्वायर डिफरेंसेस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड एंड प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। मॉडल ऑफ फिटिंग क्या होता है कि जैसे कैसे फिट होते हैं, तो जैसे इसको हम बोलते हैं लीनियर रिग्रेशन में क्या बोलते हैं, बेस्ट फिट लाइन, क्योंकि जैसे एक वैल्यू ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो ये x की और y की, तो x की y की वैल्यू यहाँ पे मिल रही है। x जब हम यहाँ पे पहुंचते हैं x की तो y की ये वैल्यू और इनको हम मिक्स जोड़ देते हैं तो ये, और इसी तरह से अगर इस लाइन को हम जोड़ दें तो ये बेस्ट फिट लाइन होगी। तो उसी तरह से मॉडल ऑफ फिटिंग क्या कहता है, कोफिशिएंट ऑफ बीटा वैल्यूज में कि आर एस्टिमेटेड फ्रॉम द डेटा यूजिंग मेथड सच एज ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन व्हिच मिनिमाइज द सम ऑफ स्क्वायर्ड डिफरेंसेस। सो सम ऑफ स्क्वायर डिफरेंसेस मतलब जो भी डिफरेंसेस आए हैं उनके स्क्वायर का सम कर लेते हैं हम। द ऑब्जर्व्ड एंड प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, तो जो ऑब्जर्व्ड है, ऑब्जर्व यानी कि जो हमने ऑब्जर्व की, जो हमें रिजल्ट हमें हमारे डेटा में मिला, एंड प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या हुई, प्रेडिक्टेड वैल्यू हुई कि जो हमने प्रेडिक्ट किया, जैसे हम कहते नहीं कि प्रेडिक्ट करना है
तो जो हमने प्रिडिक्ट किया, तो उनके बीच का जो ऑब्जर्व एंड और प्रिडिक्टेड जो वैल्यू है उनके बीच का जो डिफरेंस है ना, उसका हमने स्क्वायर कर दिया और उसका सम कर लिया। ये वहां पे भी हम करते थे डिफरेंसेस का, मीन से कितना डिफरेंस है, ऑब्जर्व वैल्यू और उसमें क्या डिफरेंस है, ये हमने करके भी देखा था। लेकिन वो क्या कहते हैं, रिग्रेशन में ओनली, नॉट मल्टीपल रिग्रेशन। देन कोफिशिएंट ऑफ इंटरप्रिटेशन, each beta coefficient represents the change in the dependent variable for a one unit change in the corresponding independent variable which is holding all other variable constant. These coefficients indicate the strength and direction of the relationship. अब बीटा कोफिशिएंट हमें क्या बताता है, मैंने बताया कि ये कांस्टेंट होता है। क्या होता है, बीटा कोफिशिएंट रिप्रेजेंट चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल, कि डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज होगा पर यूनिट। पर यूनिट मतलब अगर सपोज कि जैसे रेन की बात आई कि अगर टेम्परेचर है ना, अगर टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस है ना, तो रेन होगी 2 सेंटीमीटर मान लिया सपोज, मतलब ऐसे। अगर होगी 40 डिग्री सेंटीग्रेड तो होगा 3 सेंटीमीटर या मिलीमीटर बारिश होगी। तो अब क्या हो गया कि ये इसमें चेंज हो रहा है तो इसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है तो इसमें हो रहा है, तो कितना एक यूनिट के लिए कितना चेंजेस हो रहा है। अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो यानी कि एक यूनिट के लिए क्या हो गया, 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 सेंटीमीटर बारिश हो रही, तो 1 डिग्री 1 और उसके लिए 1 यूनिट कितना है वो हमें पता चलता है। तो क्या दिया हुआ है, ईच बीटा कोफिशिएंट रिप्रेजेंट्स द चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर वन यूनिट है ना। तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड ये आपको हो गया यहाँ पे जैसे, तो 1 यूनिट क्या हमें निकला है कि 1 यूनिट के लिए कितना टेम्परेचर हमें, तो 2 के लिए कितना, 3 के लिए, तो हम उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे 15 डिग्री 15 से। तो अब हमें ये पता, तो यही चीज को तो कांस्टेंट जो कोफिशिएंट है ये हमें पता चल जाता है कि कितना चेंजेस आ रहा है। तो 1 यूनिट चेंज इन द करस्पॉन्डिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज होगा तो कितना डिपेंडेंट में होगा, व्हाइल होल्डिंग ऑल अदर वेरिएबल्स, यानी कि अदर जो वेरिएबल्स हैं टेम्परेचर के अलावा, चाहे वो विंड स्पीड है या जो भी है, वो सारी चीजें हम मान के चलते हैं कि कांस्टेंट है ना, उनका कोई इफेक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ रहा है, उनके रिलेशनशिप के ऊपर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? यार पुनीत जी सर। ठीक जी तो सर। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो हमें पता लगता है। देन नाउ मॉडल ऑफ इवैल्यूएशन, क्या मॉडल है, मॉडल इवैल्यूएशन इवॉल्व्स assessing the quality and validity of multiple relationship। तो कैसे, कितनी बेहतर क्वालिटी है, कितना मेथड हमारा ठीक है ना, वैलिड है, उसका क्या कितनी वैलिडिटी है, वो जानने के लिए मॉडल इवैल्यूएशन हम करते हैं। क्या करते हैं, कॉमन मेथड इसको करने के क्या है, आर स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ द वेरिएंस एक्सप्लेन्ड बाय द मॉडल। तो आर स्क्वायर मेथड है, उससे हम वैलिडेशन कर सकते हैं। एडजस्टेड आर स्क्वायर, यानी उनको एडजस्ट किया, एडजस्टेड आर स्क्वायर फॉर द नंबर ऑफ प्रेडिक्टर, कि भाई जो आर स्क्वायर है, जो कोफिशिएंट है, कितना हमारा एरर हो सकता है या पॉसिबिलिटी है, तो वो हम जानने की कोशिश करते हैं। तो आर स्क्वायर है, दूसरा एडजस्टेड आर स्क्वायर है। रेजिडुअल एनालिसिस examines the distribution and the pattern of residuals to check model assumptions। तो अब जो हम एज्यूम कर रहे हैं कि कितना चेंज होने से क्या होता है, तो उसको करने के ये 3 तरीके हुए, आर स्क्वायर, एडजस्टेड आर स्क्वायर एंड रेजिडुअल एनालिसिस। 3 चीजें हम लोग करते हैं। देन आपका आता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्ट कैन बी कंडक्टेड टू डिटरमाइन वेदर इंडिविजुअल कोफिशिएंट्स आर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, यानी जो इंडिविजुअल कोफिशिएंट्स आ रहे हैं कि हर एक
डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेटेड वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, कि उनका इफेक्ट सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। कैसे करते हैं बताया कि आप क्रिटिकल वैल्यू देखते हैं और वहां से करते हैं जब हमारा स्कोर आ जाता है। द नल हाइपोथेसिस स्टेट दैट पर्टिकुलर कोफिशिएंट इज इक्वल और जीरो। नल हाइपोथेसिस एज यूजुअल बोलती है कि भाई इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, न प्लस न माइनस। हाँ, दूसरा अल्टरनेट हाइपोथेसिस बोलती है कि इनका इफेक्ट पड़ता है। तो एंड कोलिनियरिटी occurs when independent variable in the model are highly correlated with each other. This can affect the stability and interpretability of the coefficients and should be assessed. तो कोलिनियरिटी क्या है कि जब आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हाईली कोरिलेटेड है आपके डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ में, है ना। एंड तो ये हमें बताता है कि एक साथ इफेक्ट डाल रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं कोलिनियरिटी। देन आता है फीचर सिलेक्शन। रिसर्चर में चूज टू ऐड और रिमूव इंडिपेंडेंट वेरिएबल बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस, प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस और डोमेन नॉलेज। तो फीचर सिलेक्शन के आप कौन से वेरिएबल को देखना चाहते हैं, किसका इफेक्ट देखना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते हैं, वो आप अपनी मर्जी से हटा सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। कि स्टैटिस्टिकली कि भाई 3 वेरिएबल हैं इंडिपेंडेंट 1 2 3 4, तो 1 को आपने रोक लिया, 2 3 का इफेक्ट देख लिया, 2 को रोक के 4 बाकी का देख लिया, तो दैट काइंड ऑफ थिंग। तो मल्टीपल रिग्रेशन बेसिकली क्या है? मल्टीपल रिग्रेशन इज वाइडली यूज्ड इन वेरियस फील्ड इंक्लूडिंग इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस, इंजीनियरिंग, डेटा साइंस टू एनालाइज एंड प्रेडिक्ट द आउटकम बेस्ड ऑन मल्टीपल फैक्टर। इट इज वैल्यूएबल टूल फॉर अनकवरिंग रिलेशनशिप एंड मेकिंग prediction when there are multiple predictors that can influence the dependent variable, जो आपके dependent variable को affect करते हैं। अगर बहुत सारे variables affect कर रहे हैं तो उसको हम वहाँ पे हम multiple regression use कर सकते हैं। तो ये थे assumptions, different steps क्या हम करते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं इसकी, वो कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, है ना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा यही है कि यहाँ पे हम कई इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एक डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या इफेक्ट होता है उसको जानने की कोशिश करते हैं। इसको हम मल्टीपल रिग्रेशन बोलते हैं।